मित्रों नमस्कार। भारत पाकिस्तान में 4 दिवसीय युद्ध हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध एक तरफा ही था। अब इतिहास में 1948, 65, 71, करगिल और ऑपरेशन सिंदूर को भी हम पढ़ेंगे। वो भी 4 दिनों में युद्ध खत्म हो गया। युद्ध कभी भी कोई अच्छा विकल्प नहीं होता है। जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तब युद्ध का चयन किया जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि युद्ध में सिर्फ बर्बादी होती है और जिस तरह के जान माल का नुकसान होता है उसमें पीढ़ियों लग जाते हैं संभलने में। एक ही परिवार के कई सदस्य अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे घर परिवार के संभालना और संभलना आसान नहीं होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी तैसी हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो पूछिए मत, क्योंकि युद्ध में जो निशाना बनाया जाता है वह यही अधोसंरचना को ही बनाया जाता है और सबसे पहले इन्हीं को खत्म किया जाता है। सूचना संचार से जुड़े जो संसाधन होते हैं, रेल, सड़क, एयरपोर्ट, पोर्ट, सभी को सबसे पहले निशाना बनाने की कोशिश होती है। क्योंकि मिलिट्री के आने जाने के तौर तरीके या यूं कहें जो सप्लाई चेन होती है, इन्हीं को ध्वस्त करके तोड़ा जाता है। पर युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसे खत्म करना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। जब आप तमाम वॉर डॉक्ट्रिन और युद्ध से जुड़ी परिभाषाएं और सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें यही बात समझाई जाती है कि युद्ध तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन युद्ध का अंत करना किसी के एक के हाथ में नहीं होता है। क्योंकि जब हवाई हमले होते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता है, उसके बाद भी जो आपका शत्रु राष्ट्र होता है, जब तक उसकी जमीन पर आप कब्जा नहीं करते हैं, किसी युद्ध की समाप्ति नहीं होती है। और एक ऐसा देश जिसकी पर्याप्त आबादी है और जिसमें पर्याप्त लोग जान देने के लिए तैयार हों, वहाँ युद्ध खत्म नहीं हो सकते हैं। आप रसिया यूक्रेन युद्ध का उदाहरण लीजिए। रसिया के पास कितने बड़े संसाधन हैं, लेकिन वह यूक्रेन को अब तक युद्ध में हरा नहीं सका और युद्ध का मोर्चा वहाँ बंद नहीं हुआ है। यूक्रेन के लोग लगातार अपने देश के लिए रसिया से लड़ रहे हैं। इसी तरह हमास और इजराइल का उदाहरण लीजिए। छोटी सी जगह है जहाँ हमास का कब्जा है, लेकिन वहाँ भी क्या हालात हैं, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार बमबारी करके जितने भी अवसंरचना की चीजें हैं, बिल्डिंग है, सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन इजराइल बमबारी करता रहता है और अपने सभी बंधकों को अब तक रिहा नहीं करा पाया है। मतलब युद्ध खत्म करना आसान नहीं है। ऐसे में जब कोई देश युद्ध शुरू करता है और अपनी शर्तों पर चंद दिनों में ही युद्ध रोक देता है, तो उस राष्ट्र की, उस नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए। आप 1962 के युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें चीन एक तरफा युद्ध की शुरुआत करता है और चंद दिनों में ही युद्ध विराम की घोषणा भी कर देता है। तो इसका अर्थ यही था कि उसके जो लक्षित, मतलब जो टारगेट था, लक्ष्य था, जैसे ही उसने अचीव किया, उसने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी और हम भी मान गए। और एक बड़ा हिस्सा अब तक चीन के कब्जे में है और वही संघर्ष विराम अब भी चल रहा है। छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन सीमाओं में उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो युद्ध की कुछ इसी तरह से स्थिति है और युद्ध न हो वही बेहतर होता है। तो एक बात यह है कि इस जो 4 दिवसीय युद्ध में हमने क्या हासिल किया है, संघर्ष विराम के बाद क्या हासिल किया है, दुनिया को हमने क्या बताया, हम कौन हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो हमने एयर स्ट्राइक किया है, हमने दुनिया से पूछा नहीं, सलाह नहीं लिया। मतलब पूरी दुनिया के जो सुपर पावर हैं उनसे हम डरे नहीं, सारा निर्णय हमने खुद लिया। कहाँ कब हमें एयर स्ट्राइक करनी है, हमने किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमने टारगेट तय किए, पिन पॉइंट टारगेट, और हमारी तकनीक और हमारी मिलिट्री पावर ने बड़े सूझबूझ और शानदार तरीके से उन पिन पॉइंट टारगेट को हिट किया, और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री पावर में जो टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेसी है, उसको हमने साबित किया। अभी तक इजराइल और अमेरिका ऐसे कारनामे करते आए हैं कि एक खास बिल्डिंग को उन्होंने लक्षित किया और उसको मार गिराया। पहली बार भारतीय सेना ने भी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इसरो, HAL, BEL, DRDO, सब ने क्या बेहतरीन काम किया। और इसके साथ ही इनके सहयोग से जो हमारा निजी क्षेत्र है, वही प्राइवेट सेक्टर ने जो सप्लाई चेन के लिए शानदार काम किया है, गोला बारूद से लेकर हमारे ड्रोन और मिसाइल्स के निर्माण में भी निजी क्षेत्र अच्छी भूमिका निभा रहा है और शानदार काम किया है। सोचिए, S-400 आकाश तीर, इन सबको मिलाकर हमारे इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, डिफेंस के और दूसरे लोगों ने एक अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है और उसे अभेद्य बना दिया है। सोचिए, दुनिया में भी हम लोग टीवी पर देखते थे कि अमेरिका और इजराइल वाले उनके देश पर होने वाले मिसाइल और प्लेन से, जो फाइटर एयरक्राफ्ट, उनसे जो हमले होते थे, उसको कैसे रोकते थे। बड़ा अच्छा लगता था, वीडियो गेम की तरह। इधर से मिसाइल आ रही है और इधर से एयर डिफेंस सिस्टम वाले उसको रोक रहे हैं और हवा में ही उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। इस बार हमने अपने देश में देखा, अपनी मिलिट्री को ऐसा करते देखा कि वाह, हम किसी से भी किसी मामले में तनिक भी कम नहीं है। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हमारी मिलिट्री, उनसे बेहतर करके दिखा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो था, हमारा जो उत्पादन है रक्षा से जुड़ी चीज़ों का, उसका जो हमने भारतीयकरण किया, मतलब इंडिजिनस प्रोडक्शन लाइन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, वह शानदार रहा। और आयातित जो तकनीक और हथियार थे, उसके साथ इंटीग्रेट कर लेना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और यही हमारी जीत की वजह भी थी, और यही शानदार तरीका हमें आगे ले जाता है। तो आते हैं पाकिस्तान पर, क्या कहा जाए, एक असफल देश, फेल्ड नेशन कहा जाता है, कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। हम पड़ोसी हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है, और पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, ये भी सच है। सह अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इसको कैसे स्वीकार करेंगे, यह पाकिस्तान पर ही निर्भर करेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पाकिस्तानी में जो धर्मांधता है, यह सबसे बड़ी समस्या है। और मौलाना और मदरसों से जो नियंत्रित वहाँ की पीढ़ी है, वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है। और वह इस्लाम और मुसलमान के नाम पर बस बम बनने के लिए तैयार हैं। और जो उनका न्यूक्लियर बम था, इस्लामिक बम, उन्होंने नाम दे दिया था कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, वही परमाणु बम। और उसके दम पर वह इस्लामिक दुनिया पर राज करेंगे, मतलब खुद लीडर बने रहेंगे। ऐसी कोशिश पाकिस्तान करता रहा है और यह सपने देखता रहा है। अब इसके लिए भी अफसोस की बात है कि अब वहाँ न्यूक्लियर स्टेट नहीं रहे हैं। फिलहाल हमने इस 4 दिवसीय युद्ध में दुनिया को क्या संदेश दिया कि हम दुनिया के सुपर पावर हैं, हमारी मिलिट्री पिन पॉइंट टारगेट हिट कर सकती है, हम दुनिया में कहीं भी हमला कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। सोचिए कि पाकिस्तानी जो हथियार थे, वह मूलतः कहाँ के थे? चीन, US, तुर्की, इनकी टेक्नोलॉजी से हमने मुकाबला किया।
इनके हथियारों को हमने पीछे छोड़ा। अब पूरी दुनिया में जो हथियारों का बाजार है, अब दुनिया में एक नया खिलाड़ी सामने आ गया है, उसका नाम है भारत। अब हम दुनिया के बाजार में अपने लिए जगह ढूंढ ही नहीं रहे हैं। इस 4 दिन में हमने अपने हथियारों का शानदार डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो अपनी जो सेल्फ मार्केटिंग है, उसका एडवर्टाइजमेंट इससे अच्छा नहीं हो सकता है। और समय समय पर जब इस तरह के आक्रामक घटनाएं होती हैं और आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाता है, तो देश की जनता का जो मोराल होता है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और जो सेना के लोग होते हैं, उनमें भी यह संदेश जाता है कि हम कितने बेहतर से काम कर सकते हैं, हम कितने सक्षम हैं, हमारे लोग, हमारी सरकार किस तरह हमारे साथ खड़ी है। और जो देश के दुश्मन होते हैं, आतंकी होते हैं और दूसरे देश होते हैं, उनको भी एक कड़ा संदेश होता है कि भारत इस तरह के काम कर सकता है। यह बेहद जरूरी है। और हमने अब एक नया डॉक्ट्रिन डेवलप कर लिया है। अगर आप हमको गोली मारोगे तो हम आपको गोला मारेंगे। और टेरर अटैक को जो है वार अगेंस्ट नेशन माना जाएगा। आतंकी हमला युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। इस तरह की घोषणा पहली बार की गई है। और पहली बार देश की सीमाओं से परे जाकर अंदर तक हवाई अड्डों और दूसरे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तबाह किया गया है। यह पूरी दुनिया को सबसे बड़ा कड़ा संदेश है कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे। यही संदेश सबसे बड़ा संदेश है। और भारत की ताकत को दुनिया अब शर्माथे इतनी आसानी से तो ले नहीं लेगी। तब इसमें नैरेटिव वार शुरू होता है। दुनिया में जो लोग सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं और विश्व में जो समाचारों के माध्यम है जिन पर उन्हीं का नियंत्रण है, वह किस तरीके से नैरेटिव वार में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी हमें ही लड़ना है। और हमें साइबर सिपाही की तरह भूमिका निभानी है। देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तमाम नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और इस लड़ाई को हम आम लोगों को लड़ना है। हमको भी साइबर सिपाही बनना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।